वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 4 में आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बिदर नॉर्थ के एस्पिरेंट है, निसार अहमद साहब। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर जी, मैं बीदर लेटेस्ट न्यूज़ का वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग एक अच्छा काम बीदर के अवाम में अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में मुबारकबाद देता हूं और सारे आपके व्यूअर्स का वेलकम करता हूं। जी पूछिए, क्या पूछा? सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर, पब्लिक का जो प्रेजेंट एमएलए है 3 टाइम्स के, पार्टी उनको टिकट नहीं देकर आपको क्यों देगी सर पार्टी टिकट? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, एक उसूलों पे चलने वाली पार्टी है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, ये अपने प्रिंसिपल पे चलने वाली पार्टी है। इसमें कैसा है, अगर से एमएलए जो है उन्हीं को टिकट देना रहा तो पार्टी टिकट के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए नोटिफिकेशन नहीं करती थी। जी, अभी जो नोटिफिकेशन की है तो पार्टी हर हिसाब से, हर एंगल से, हर वो पार्टी वर्कर को, पार्टी लीडर को मौका देना चाहती है। जी, तो इसमें अभी देखिए, जो पहले से वो हमारे एमएलए साहब हैं, यूजुअली ऐसा होता है, पार्टी के अपने अपने उसूल होते हैं। हर बारी का, हर मर्तबा का एक तरीक़ेकार होता है कैसा पार्टी का टिकट दिया जाए। तो हर मर्तबा अलग अलग तरीक़े से पार्टी रिपोर्ट्स लेती है, इनकी इंटेलिजेंस होती है, पार्टी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, पार्टी के अपने ऑब्जर्वर्स होते हैं। उसके बाद में टिकट किसको देना वो डिसाइड करते हैं। सर, आप कांग्रेस पार्टी में किस किस पोस्ट पर थे सर? कांग्रेस पार्टी में मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं काम करता हूँ। जी सर। उसका वर्कर हूँ, आज भी वर्कर हूँ। मैं अपने आप को लीडर, बड़ा लीडर नहीं बोलता है। मैं माइनॉरिटी के सिटी प्रेसिडेंट से लेके स्टेट के वाइस चेयरमैन तक पूरे अहदों पे रहा हूँ और काम किया हूँ। पंचायत इलेक्शन से लेके काउंसलर इलेक्शन, तालुका पंचायत इलेक्शन, जेडपी इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस हैं सब में काम किया हूँ, ईमानदारी से काम किया हूँ। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किस बुनियाद पर टिकट देगी सर आपको? हाँ, ये आपका अच्छा बेहतरीन सवाल है। मैं इस वास्ते मैं पार्टी के टिकट का मजबूत दावेदार हूँ। मैं अपने आप को मजबूत दावेदार बोलता हूँ पार्टी का, इसलिए बोलता हूँ कि मैं 40 साल से इस पार्टी का वर्कर हूँ जी, और 40 साल से मैं कभी कोई पार्टी बदला नहीं हूँ और पार्टी के साथ मैं गद्दारी नहीं किया हूँ। कभी पार्टी के कैंडिडेट के सामने मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ हूँ जी। इसलिए मैं 40 साल से अपनी पार्टी को छोड़ा नहीं हूँ। इसके खिलाफ मैं कभी इलेक्शन में नहीं ठहरा हूँ, कभी मैं अपनी पार्टी को गाली नहीं दिया हूँ। हालांकि मैं 3 मरतबा से इलेक्शन का, एमएलए इलेक्शन के लिए टिकट के लिए 3 मरतबा से एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। जी सर। उसके बावजूद तो सर, ऐसी क्या वजह है कि पार्टी आपको 3 टाइम से टिकट से दूर रख रही है सर? नहीं, कैसा, वही मैं बताया ना आपको जी, कि पार्टी के अपने अपने उसूल होते हैं, पार्टी के अपना सर्वे होता है। पार्टी के अपने सर्वे के हिसाब से पार्टी जिसको मुनासिब समझती है उनको देती है। और पार्टी, हमारी पार्टी के और एक सिद्धांत ये है कि पार्टी में ईमानदारी से जो काम करने वाला है उसको बराबर मौका दिया जाता है। यही उम्मीद से मैं इस वक्त, अगर से अब जो एमएलए साहब हैं जी, उनको अगर से एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से रिपोर्ट्स अगर से माइनस में जाती है, जी सर, इन केस उनका टिकट कट जाता है तो दूसरा दावेदार, मैं मजबूत दावेदार हूँ जी। इस बेसिस पे कि मैं 40 साल से इसका वफादार वर्कर रहा हूँ। सर, और भी लोग दूसरों मैं वही बता रहा हूँ ना, और भी जो लोग हैं मेरे इतने सीनियर नहीं हैं जी, वो दूसरे लोग क्या है, पार्टी बदले भी हैं, पार्टी दूसरी पार्टी में भी गए हैं और कांग्रेस के सामने अपना नॉमिनेशन डाले हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़ में काम किए हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़ में बोले हैं। जब आप दूसरी पार्टी से ठहरते हैं तो कांग्रेस के ख़िलाफ़ में बोलेंगे ना। जी सर। इलेक्शन में ठहरे हैं तो उस हिसाब से मैं अपने नज़दीक बहुत मजबूत दावेदार हूँ। इसलिए दावेदार हूँ कि मैं 40 साल से इसकी पार्टी का वफादार रहा हूँ, मैं इसमें काम करता आया हूँ। क्या सर, आप किसी भी हालत में असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे बिदर नॉर्थ से? नहीं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी क्या कॉन्टेस्ट करेंगे आप किसी भी हालत में? पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका काम करेंगे। जिसको भी हम पार्टी आज तक भी पार्टी के वफादार हैं, वफादार रहेंगे, दूसरों की तरह गद्दारी नहीं करें, कभी गद्दारी करेंगे नहीं।
सर अगर आपको टिकट मिलता है तो आप क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे सर बीदर के लिए? इंशाल्लाह जो पार्टी के उसूल होते हैं, पार्टी के उसूल को हम मद्देनज़र रखते हुए एक एमएलए के क्या इख्तियारात होते हैं, एक एमएलए के क्या पावर्स होते हैं जी, वो पावर्स का पूरा इस्तेमाल करके हम बीदर में तामीरी काम करेंगे सर अब मतलब सिर्फ ऐसे ही जो रूटीन डेवलपमेंट है जी। वो तो रूटीन रहेगा। जी। हम ऐसा प्लान करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी तामीरी काम करेंगे कि आगे उस काम से आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो। सर अब जो प्रेजेंट एमएलए है उनका डेवलपमेंट काम कैसा लगता है आपको? नहीं, डेवलपमेंट है, उन्होंने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं जी, उसमें हम बोल नहीं सकते। मतलब एमएलए साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब अपना रूटीन है, वो अपना सर काम कर रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि अब जो एमएलए साहब जो रोड्स डाल रहे हैं सर बीदर में, सिटी में जो बीदर उत्सव है इसीलिए एमएलए साहब रोड डाल रहे हैं। बीदर से 2-2 किलोमीटर दूर जो गांव है, जेडीएस के प्रेसिडेंट ने कहा बीदर से 2 किलोमीटर सोलपुर है, वहां पर एमएलए साहब कुछ भी ये नहीं कर रहे, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए रोड पे, जो बीदर उत्सव है उसीलिए ये रोड्स डाल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो कैसा है, उसके लिए जिला इंतज़ामिया जिम्मेदार रहता है, एमएलए साहब एक नहीं रहते, उसकी बाद जब तक कमेटी होती है जी, कमेटी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके हिसाब से काम होता है। जी सर, मुस्लिम ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट जो बीदर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एमएलए साहब को कहा कि एमएलए साहब झूठे हैं और एमएलए साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी झूठी तारीफ करते हैं। अब उनकी अपनी मर्जी है, उनके बारे में मैं कैसा बोल सकता हूँ? जी, मतलब एमएलए साहब जो भी कहते हैं सच कहते हैं आपके हिसाब से? ऐसा मैं कैसा बोल सकता हूँ? देखिए, मतलब MLA आपके साहब- नज़रिए से कैसा लगता है सर? नहीं, हमारा नज़रिया हम हमारे हद तक बोलेंगे। जी, आपके मेरा नज़रिया मेरे को मालूम रहेगा, आपका नज़रिया मैं कैसा बोलूँगा? जी सर। नहीं, आपका क्या नज़रिया है मेरे को कैसा मालूम होगा? जी सर। नहीं, आपका नज़रिया मैं बोल सकता हूँ क्या? जी, अब आप जिस नज़रिए से पूछ रहे हैं, आपका नज़रिया आपके दिमाग में रहेगा, आपकी मर्जी में नहीं, रहेगा। आपके हिसाब से कैसा लगता नहीं, है? हमारे हिसाब से किस मतलब किस ये बारे में? इल्ज़ाम लगा रहे हैं एमएलए साहब के ऊपर जो पब्लिक, जो दूसरे पार्टीज के लोग हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो देखिए, इल्ज़ाम कहाँ तक सच है सर? इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं ये बोलूँगा कि भाई जी। आपके पास मुसद्दक़ा कोई रिकॉर्ड है तो उसके हिसाब से इल्ज़ाम लगाइए तो सामने वाला उसका जवाब देगा। जी, नहीं, खाली आप सिर्फ बोल रहे हैं तो वैसा मुनासिब नहीं है। जी सर। इल्ज़ाम लगाने वालों के पास अगर से कुछ प्रूफ है तो वो क्या है, सामने प्रूफ बता के उनको बोले तो फिर वो एमएलए साहब को अगर से उनके मुखालिफत में बोला तो वो एमएलए साहब प्रूफ है तो बताएंगे, जी। उनका जवाब देंगे। सर, उनके जो- बारे में हम नहीं बोल सकते ना। जी सर, जैसा कि आप एक कांग्रेस में बहुत ही सीनियर लीडर थे, अब कांग्रेस के सर जो छः नहीं है, मतलब कांग्रेस में सीनियर लीडर है, जी। अब कांग्रेस पार्टी एक जो मुस्लिम लीडर्स को लेकर जो मीटिंग कर रही है सर, थोड़े दिन पहले गुलबर्गा में मीटिंग हुई जिसमें कनीस फातिमा, यूटी खादर, ज़मीर अहमद खान और बहुत सारे जो इस्लामी मौलवी बहुत सारे लोग मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी क्या आप ये तय करिए सर कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा टिकट दिया जाए? नहीं, हमारे मुस्लिम लीडर्स, स्टेट लेवल मुस्लिम लीडर्स जी, इस कोशिश में है कि जी। मुसलमानों को पहले जितने टिकट्स दिए जाते थे जी, उतने टिकट जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट आता था उसके लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जी। कांग्रेस में माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को टिकट दिया जाए जहाँ पे माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स जीत सकते हैं। जी, तो इसके लिए वो लोग पूरा स्टेट तमाम के पूरे लीडर्स को बुला के सर्वे करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाई कमांड के सामने ये अपना एक मुद्दा रख रहे, अपना प्रपोजल रख रहे कि भाई यहाँ से हमको माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। सर एमएलए साहब एक मीटिंग में कहा कि भालकी और हुमनाबाद में अगर कोई एस्पिरेंट खड़ा होता है तो वहाँ के चाहने वाले उनकी चड्डी उतार देते थे, तो क्या बीदर में भी एमएलए साहब के फॉलोअर्स कुछ ऐसा ही करने वाले हैं सर? ये एमएलए साहब जाने, हम नहीं बोल सकते। नहीं सर, आप ही की पार्टी के एमएलए ये हैं सर। हमारी पार्टी के एमएलए है तो उनका कैसा नजरिया, मैं उनकी मर्जी तो नहीं मतलब बता ऐसा एक सकता। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो ऐसा कहना जायज़ था सर? वो भी ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा जी। उन्होंने बोल रहे हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अपना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज का रेफरेंस नहीं देना चाहिए। जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मसाइल है, क्या प्रॉब्लम है, आप ये बोल दीजिए। दूसरों की कॉन्स्टिट्यूंसी का आप उसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। जी सर, जो प्रेजेंट एमएलसी है अरविंद कुमार हल्ली, उन्होंने कहा बीदर नॉर्थ में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप उनकी बात को कहाँ तक सही नहीं, समझते हैं? मैं अरविंद अडली की बात को, मैं अरविंद अडली को मालूम कि उन किस हिसाब से बोले हैं। आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट मैं अपने हिसाब से मैं कैसा बोलूँगा। जी। देखिए, डेवलपमेंट के वास्ते में एक पैनल होता है। जी, ये डेवलपमेंट हम आप बैठ के डिसाइड नहीं करते। इसके लिए हर एमएलए को एक फंड वहाँ गवर्नमेंट से दिया जाता है, और गवर्नमेंट से जो फंड दिया जाता है, और आपके मतलब यूजुअली जितना फंड सबको होना है उतना फंड सबको अलोकेशन होता है। अगर से आपके
आपका प्रेशर है, आपके पास प्रपोज़ल है, तो आप अपने प्रपोज़ल से आपके डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ रिप्रेजेंटेशन करके और अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला के जी डेवलप कर सकते। सर, जो ये बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं बिदर भर में 1400 लाख, 1200 लाख, 100 लाख, ये मतलब ये जो लिखा जा रहा है सर, ये कहाँ तक सही है सर? मतलब जितना ज़्यादा डिजिट रहेगा क्या उतना ज़्यादा बड़ा बजट दिखेगा सर? सर पब्लिक का कहना है ये। ऐसा नहीं है, ये एक एक काम का एक हेड होता है जी। डिपार्टमेंट्स में एक काम का एक हेड होता है, वो हेड के लिए टोटल उतना फंड रहता है जी। समझे। एक काम ये डीवीडीसी में काम आता है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट जी डीसी के ऑफिस में, डीसी के अंडर में ये एक डिपार्टमेंट है डीवीडीसी बोल के। तो वहाँ पे एक फंड आया था, वो जिसका फंड मेरे ख्याल से 14 करोड़ का कुछ है फंड वो। जी सर। तो वो हाँ वो फंड का इन्हों टोटल अमाउंट लिख के वो फंड से हम ये काम कर रहे बोल के लगा रहे बस। मतलब ये सही है सर? नहीं, जो फंड है वो गवर्नमेंट का फंड, गवर्नमेंट का फंड, हाँ गवर्नमेंट का फंड है ये, गवर्नमेंट का फंड है, मगर वो एमएलए के अंडर में आता है। जी सर। तो वो हिसाब से मतलब नगर उत्तम का जो फंड है एमएलए के अंडर में आता है। वो हेड है नगर उत्थान जी। नगर उत्थान का हेड है, उसमें उतना बजट आया था, वो बजट में ये डेवलपमेंट के रोड्स के वर्क हो रहे हैं। सर पब्लिक का और ये भी कहना है कि बिदर में यूजीडी फेल हो गया, 24/7 वाटर का फेल हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट यूज़ करा गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये यूजीडी पास हुआ है या फिर फेल हो गया है? यूजीडी पास हुआ है या फेल हुआ है, ये टेक्निकली वो डिपार्टमेंट वालों से डिस्कस करें तो हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। जैसा वो डिपार्टमेंट है समझो आपके यूजीडी का जो डिपार्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट जो है जी, तो वो डिपार्टमेंट वालों से आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये आपकी जो स्कीम है उस पर जो आप करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, क्या ये स्कीम कामयाब है जी? तो ये स्कीम कामयाब है नहीं है तो उसको उनसे सही रिजल्ट ले सकते। तो मतलब हम जाके उनसे रिजल्ट लेना है साहब? हाँ, फिर वो मतलब एमएलए साहब नहीं बोलेंगे कुछ भी, पास है फेल है? नहीं, वैसा नहीं है जी। पास फेल इन्हों नहीं कर सकते जी। ये कोई भी आपके ये जो टेक्निकल वर्क होते हैं ना, तो इसके लिए अप्रूवल के लिए जी इसमें टेक्निकल अप्रूवल आता है। आप प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई बीदर को यूजीडी का काम चाहिए जी, इतने एरिया को काम चाहिए, तो इसके लिए एक एस्टीमेट बनता है। एक एस्टीमेट बनने के बाद में उसको चेक करने के लिए पहले एक सब डिवीज़न से एस्टीमेट बनता है, डिवीज़न को जाता है, डिवीज़न के बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास जाता है, उसके बाद चीफ इंजीनियर को जाता है, ये पूरा डिज़ाइन होके अप्रूवल होके आता है जी। एमएलए साहब को इसके कुछ भी मालूमात नहीं होते, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोलते हैं, सुनिए आप, उन्होंने इतना ही बोलते हैं कि भाई हमारे पास यूजीडी का काम चाहिए जी। तो वो एज पर इंजीनियरिंग रिकॉर्ड्स के एज पर टेक्निकल जो भी रहता, टेक्निकल के हिसाब से वर्क होना चाहिए जी। मतलब सर एमएलए साहब को इसका कुछ भी ये नहीं, एमएलए साहब का क्या काम रहता है इसमें? एमएलए साहब ये बोलेंगे कि भाई बीदर के लिए, बीदर की आवाम के लिए यूजीडी की सहूलत चाहिए जी। तो सहूलत चाहिए बोले, जो जैसा बोले वैसा नहीं होता, तो उसका एक तरीका है, एक डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट पूरा प्रोसेस करके टेक्निकली वो हिसाब से काम करता है जी सर। तो वो हिसाब से अगर से उन परफेक्टली काम कर रहा है तो सक्सेस होना है। अगर से डिपार्टमेंट वाले कोई गलती करते हैं तो गलती की वजह से फेल हो रहा है बोले, तो वो जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है, उसको ऑब्जर्व करना एमएलए साहब का काम रहता है जी। तो सर ऑब्जर्व करने में एमएलए साहब कामयाब रहे या नहीं रहे सर? तो वो मैं नहीं बता सकता ना। स्कीम अब तक कैसा है, क्या है, टेक्निकल लेवल पे कामयाब हुई नहीं हुई, वो डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं जी। डिपार्टमेंट वाले अगर से फेल हो रहे तो उस पर एक्शन लेना, पूछना करना एमएलए साहब। सर आप एक माइनॉरिटी सेल से बिलोंग करते हैं सर, आप एक माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेट भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या करी सर अब तक? माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पावर में थी, जब क्या करी सर? कांग्रेस पावर में थी तो उस वक्त आपका माइनॉरिटीज़ का 4,500 करोड़ का बजट था, आज आपके 200 करोड़ का बजट है, आज बीजेपी होने की वजह से जी। कांग्रेस पार्टी का जो था ना 4,500 करोड़, उस वक्त आपको स्कॉलरशिप, पूरे बच्चों के स्कॉलरशिप आते थे जी, बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता था, लड़कियों को फ्री आपके एजुकेशन था। आज फ्री एजुकेशन नहीं है, बच्चों को लोन नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो कांग्रेस नहीं होने की वजह से माइनॉरिटीज़ को सफ़र करना पड़ा जी। आपको क्या है, लोन्स मिलते थे बच्चों को, जो बेरोज़गार हैं वो लोगों के लिए छोटे मोटे लोन्स बिजनेस के लिए मिलते थे,
आज माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बिल्कुल ही नहीं, बीजेपी की total। सरकार में नहीं है। एक जी। खास तौर पे एक चीज़ बोलो जी सर, और जो- दूसरी चीज़ों में मिनिस्ट्री में माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, बोर्ड्स में माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता। बीजेपी में ना तो आपको टिकट देते, जी, ना तो कहीं रिप्रेजेंटेशन देते। मतलब माइनॉरिटीज को टिकट नहीं देते बीजेपी में। बीजेपी टिकट भी नहीं देती है जी। और कोई रिप्रेजेंटेशन भी। आज जी हज और माइनॉरिटी वक्फ की मिनिस्टर एक हिंदू लेडी है, जी तो उसको माइनॉरिटी के बारे में क्या मालूम होता है, वक्फ के बारे में क्या मालूम होता है, हज के बारे में क्या मालूम होता है। मतलब मगर चेयरमैन तो सर रॉफ कचेरी इसको बनाना सर। चेयरमैन है, जी एक मजबूरी है वो। जी, हज को अगर से इन्हें जाना है, तरीका बताना है, तो वो भी कोई हिंदू को बना देते मतलब थे। मजबूरी से बना दिया, मजबूरी आपका से कहना बना है, ये। बस बिल्कुल 100% मजबूरी जी। है बना है, जी उससे हट के दूसरों किसी को नहीं बनाए। जी सर, जो बसवा कल्याण के जेडीएस कैंडिडेट है यासिर कादरी साहब, उन्होंने कहा कांग्रेस टोटली फेल हो गई बीजेपी को रोकने में, अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो जेडीएस रोक सकती है। जी बताइए, जेडीएस के कितने टिकट जीत के आते हैं? जी और हमारे एरिया से सिवाय बंडप्पा साहब के दूसरा कोई भी नहीं आता। जी जेडीएस के हमारे पास वर्कर है नहीं। जी और जैसा उनका बोलना है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ बोलते ही है। जी। उन्होंने और नहीं कर सकते बंडप्पा साहब ने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, पता नहीं क्या वो क्या जोड़ रहे हैं। ये बंडप्पा साहब को मालूम नहीं है क्या भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग जुड़ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लोगों के जो प्रॉब्लम है। एक राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पे चल के उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है और उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। बेरोज़गारी के लिए जो मसाइल हैं, किसानों के लिए, नौजवानों की बेरोज़गारी के लिए, महंगाई के लिए, घर में बैठ के अगर से वो कई जोड़ो यात्रा है बोले तो जी आदमी क्या है, वो क्या बोलते हैं, खुशियानी बिल्ली खंबा लोचे, वो हिसाब है। तो सर हमारा लास्ट, और ये राहुल गांधी और बंडप्पा साहब को बहुत फर्क है। जी सर, उनकी लीडरशिप, इनकी लीडरशिप। जी आज राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जो हिंदुस्तान की आवाम का दर्द समझते हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए वो पैदल चलना है। हिंदुस्तान को बचाना है बोले तो कैसा बचाना है? अब देखिए, आज साढ़े जितने बैंक थे, बैंक से आधे नेशनलाइज बैंक ख़त्म हो गया, जी सर, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, BSNL ख़त्म हो गया। आपको इतने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं। जी आपको एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो रहा है। और एक बार अगर से और एक मरतबा इनको मौका मिल गया सर, जो अब बीजेपी वालों को, जी, तो बाकी सारी चीज़ प्राइवेटाइज होती है। मतलब जैसा पूरा बीजेपी प्राइवेट कर इससे देंगे। पहले जैसा अंग्रेज़ों का दौर आया था, जी, सेम दौर रिपीट होगा। मतलब बीजेपी को आप अंग्रेजों से कंपेयर कर रहे हैं। वही है, जी आधा हिंदुस्तान तो भेज दिए, बाकी आधा हिंदुस्तान भी भेज जी दिए। सर, अब जो बिदरोत्सव होने वाला है, क्या ऐसे कोरोना के क्राइसिस में होना ज़रूरी है सर बिदरोत्सव? नहीं, अगर से वो साइंसी एतबार से उसके लिए एहतियात करना है तो जी इधर सब मुनासिब नहीं है, अगर से साइंस उसकी इजाज़त नहीं देती है जी मेडिकल ग्राउंड पे। जी सर, वो इसका सर, क्या है, वो मेडिकल वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको ये डिस्क्राइब कर सकते हो, सर मैं एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कांग्रेस एमएलए टिकट दे देती है तो आप क्या क्या डेवलप करेंगे बिदर के लिए, और कैसा भरोसा दिलाएंगे कि बिदर के अवाम आपको वोट दे और आपको जिता कर लाए बिदर से? देखिए, अब जैसा बीदर में जो भी मसाइल हैं, जी बहुत सारे मसाइल हैं, वो मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। एक एमएलए के जो पावर्स इख्तियारात होते हैं उसके लिए हम पूरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गार हैं वो लोगों को रोज़गार के लिए मौके फराहम करेंगे। जी डेवलपमेंट तो जो यूजुअली डेवलपमेंट होता है वो तो डेवलपमेट करेंगे, जी बेरोज़गारी करेंगे, किसानों के मसाइल को हल करेंगे। एजुकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जी एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। बीदर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई है, जी सर, एक यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी लाएंगे। मतलब अगर आप जीतते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रपोजल देंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा हमारे साथ इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 4 में निसार अहमद साहब, जो कि कांग्रेस के एस्पिरेंट कैंडिडेट थे, मैं मोहम्मद तबरेज़ अहमद। अगर आपको निसार अहमद साहब के साथ और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इनसे पूछेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों को पहुँचाइए। सर, अगर कुछ फाइनल मैसेज आप बिदर के आवाम को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आप सबको ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ, आप सोच समझकर हालात के हिसाब से अपना कीमती वोट, आपके पास जो ताकत है आपकी कीमती वोट को
सही इस्तेमाल करके सही फैसला करें। जो भी होता है, मैं और एक भी बात बोलूँगा, जो भी जिस किसी को भी कांग्रेस टिकट देती है, हम सब मिलके उसका दिल और जान से काम करेंगे और कांग्रेस को जिता के लाएंगे। ना बोलते मैं अपनी बात खत्म। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।